हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी पार्ट हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ गए थे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेट और रिसेसिव। मैंडलीव के एक्सपेरिमेंट्स ने कैसे शो किया कि जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेट भी हो सकते हैं या रिसेसिव भी हो सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट मैंडलीव के द्वारा किया गया था, जब उन्होंने एक टॉल प्लांट, टॉ पी प्लांट और एक शॉर्ट पी प्लांट का क्रॉस करवाया था, तब वहां पे क्या देखा था हम लोगों ने कि जितने भी प्लांट्स बने थे वो सभी के सभी टॉल थे। फिर F1 प्रोजेनी के प्लांट को लेकर जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब देखा गया कि 1/4 जो प्लांट थे वो शॉर्ट थे, यानी कि 4 में से 3 प्लांट्स टॉल थे और एक प्लांट शॉर्ट था। ये देखा गया कि जहां पर एक कैपिटल टी आ गया, वहां पे उस प्लांट की हाइट टॉल चली गई। लेकिन अगर किसी प्लांट की हाइट शॉर्ट रही तो उसके लिए दोनों टी स्मॉल होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि डोमिनेट ट्रेड अपने आप को दूसरे या अल्टरनेटिव ट्रेड के प्रेजेंट में भी एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो ट्रेड सिमिलर होने पर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसे हम लोग रिसेसिव ट्रेड कहेंगे। और ये जो रेशो था वो 3:1 था। 3 ट्रीज लंबे थे प्लांट्स और एक प्लांट शॉर्ट। सेकंड है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडलीव के एक्सपेरिमेंट्स ने कैसे शो किया कि ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। इसके लिए हम लोगों को कौन सा एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, जो आपके फिगर 9.1 में था, जिसमें राउंड विथ ग्रीन और दूसरा जो था रिंकल विद येलो, इनका क्रॉस करवाया गया। जब इनका क्रॉस करवाया गया तो जो नया F1 प्रोजेनी बना उसका क्या था, राउंड विद येलो। क्रॉस पॉलिनेशन करके जो F1 प्रोजेनी के जितने भी इंडिविजुअल्स बने दे वर ऑल राउंड विद येलो ट्रेड। लेकिन जब F1 से F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई तो वहां पे हमने क्या देखा, 4 टाइप के कॉम्बिनेशन, राउंड के साथ ग्रीन, राउंड के साथ येलो, रिंकल के साथ ग्रीन और रिंकल के साथ येलो। तो यानी कि 2 कॉम्बिनेशन तो वही थे पुराने, लेकिन 2 नए कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिले। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली आगे जाते हैं। अगर ये एक दूसरे से अटैच हो तो फिर तो ये आपको नए कॉम्बिनेशंस मिल ही नहीं सकते। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ। एक मैन जिनका ब्लड ग्रुप ए है उन्होंने एक वुमन से मैरिज की जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, और उनकी डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। क्या इस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को ये बताना आसान है कि ब्लड ग्रुप ए या ओ में से कौन सा डोमिनेट है, वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। देखिए हमें नहीं पता कि ब्लड ग्रुप ए या ओ में से कौन डोमिनेट है,
तो हम लोग यहाँ पे दो सिचुएशंस अराइज करेंगे और फिर अपने आंसर पे हम लोग पहुंचेंगे। फर्स्ट केस में आप लोग ये लेट कर लो कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेट है। लेट ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट। अब देखिए, अगर ए डोमिनेंट है तो जो फादर के पास या तो ब्लड ग्रुप बनेगा AO या फिर बनेगा उनका AA, क्योंकि अगर उनके पास AO जीन्स हुए तब भी A एक्सप्रेस हो जाएगा, और अगर दोनों ही A है तो फिर तो A ही उनका आएगा। मदर के पास जो ब्लड ग्रुप है वो उनका O है, क्योंकि A डोमिनेंट है तो इसलिए उनके पास A तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक भी A आ गया तो वो डोमिनेंट होने की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो इसका मतलब मदर के पास क्या होएगा फिर इस केस में, दोनों जीन्स या ट्रेड्स ओ के होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अगर फादर का एओ ब्लड ग्रुप मान के चलते हैं तो फादर के ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली और मदर के ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एओ एओ ओओ ओओ। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि हमने ए को डोमिनेट लेट किया है। यहाँ भी ए, यहाँ पे तो ओ ही है और यहाँ पे ओ ही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चांसेस है कि जो डॉटर है उनका ब्लड ग्रुप ए सॉरी ओ हो जाए। तो मतलब जब ब्लड ग्रुप ए डोमिनेट है तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि जो डॉटर है उनका ब्लड ग्रुप ओ हो जाए। सेकंड केस में क्या है, जब यहाँ पे चलेगा एओ 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 एओ, तो एक भी ए आ गया तो यानी कि हर केस में जो ब्लड ग्रुप है डॉटर का वो ए होना चाहिए। तो यानी कि ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है अगर ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट होता है। तो हम लोग यहाँ से देखिए कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो डोमिनेंट हो गया और रिसेसिव हो गया। अब चलिए मान लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो डोमिनेट है। पहले हमने ब्लड ग्रुप ए को डोमिनेट लेट किया और अब हम लोग ओ को डोमिनेट मान लेते हैं। तो अगर ओ डोमिनेंट है तो इसका मतलब फादर के पास ब्लड ग्रुप दोनों चीज ए के होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी ओ आ गया फिर तो फादर का ब्लड ग्रुप भी ओ हो जाएगा। और मदर के पास यहाँ पे दोनों ओ हो सकते हैं या फिर एक ओ हो सकता है और एक ओ हो सकता है, क्योंकि डोमिनेट तो ओ ने ही करना है जो हमारी अजम्पशन है। अगर हम लोग फर्स्ट केस के साथ मैच करें तो यहाँ पर एओ 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 और एओ, तो यानी कि इस अगर सीक्वेंस में चलते हैं तो ये चार पॉसिबिलिटीज है और चारों में हम लोग क्या देखेंगे, जो डॉटर का ब्लड ग्रुप है वो ओ हो जाएगा क्योंकि ओ इज डोमिनेट। तो यानी कि अगर ओ डोमिनेट है तो डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ होने के चांस है। अगर हम लोग इस सिचुएशन के साथ यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे तो ए ओ ए ए ओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो ये वाले केसेस है यहाँ पर डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि डोमिनेट जब ए था तब भी चांस था कि डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए, और जब डोमिनेट हमने ओ लेट किया तब भी चांस है कि डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए। तो यानी कि इस इंफॉर्मेशन से हम लोग नहीं बता सकते कि ए और ओ में से कौन सा ट्रेड डोमिनेट है और कौन सा रिसेसिव है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ for us to tell whether which trait is dominant or which one is recessive. How is the child of the sex of the child determined in human being? Human being में कैसे बच्चे का सेक्स डिसाइड होता है? अब इसके लिए आपके पास हम लोगों ने कल टॉपिक किया था वही आएगा। फादर के पास जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें परफेक्ट पेयरिंग नहीं होती, एक में एक्स वाई होता है, एक्स नॉर्मल साइज है और वाई आपका शॉर्ट साइज होता है। मदर के पास दो परफेक्ट सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है दैट इज एक्स एक्स। तो एक्स 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 वाई तो ये चार डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है।
अगर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे जो बच्चे ने प्रोड्यूस होना है इट विल बी अ गर्ल, और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन चला गया तो इट विल बी अ बॉय। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि जो ह्यूमन बीइंग में बच्चा बनने वाला है दैट विल बी गर्ल और अ बॉय। तो इस तरीके से आप ये लिखने वाले हो। ओके जी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। We have noted that there is an inbuilt tendency to variation during reproduction because of errors in DNA copy. हम लोगों ने नोटिस किया है कि वेरिएशन की टेंडेंसी की वजह से जब रिप्रोडक्शन होती है और डीएनए कॉपी करते हुए एरर आता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साथ ही में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी क्या आता है, वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। एक तो आपको पता है कि डीएनए की कॉपी होते हुए वेरिएशन आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। Let us now look at some consequences of this tendency. अब इसकी वजह से होने वाले कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं। An illustration, चलिए। Consider a group of 12 red beetles. 12 रेड बीटल्स का एक ग्रुप कंसिडर कर लें, जैसे कि आप लोगों को फिगर में नहीं यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक ग्रीन कर दिया है, ये आप लोग लेट कर लो, इस वाला का ये गिवन है। They live, let us assume, in some bushes with green leaves. वो किसी झाड़ियों में रहते हैं जहाँ पे पत्ते हरे पत्तों के साथ हैं। Their population will grow by sexual reproduction and therefore can generate variations. उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, और इसीलिए वो वेरिएशन जनरेट करते हैं। Let us imagine also that crows eat these beetles. और हम लोग ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि जो क्रोज है कहाँ है, वो इन बीटल्स को खा जाते हैं। The more beetles the crows eat, the fewer beetles are available to reproduce. जितने ज्यादा बीटल्स क्रोज खा जाएंगे उतने ही बीटल्स कम बचेंगे ताकि वो आगे रिप्रोडक्शन कर पाए। Now let us think about some different situation. आइए अब हम लोग कुछ डिफरेंट सिचुएशन के बारे में सोचें जो आपको 9.7 फिगर में बताई हुई है। That can develop up in this beetle population, जो कि इस beetle population में डेवलप हो सकती है। In the first situation, पहली सिचुएशन में अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक वेरिएशन आ गया है कलर में रिप्रोडक्शन के दौरान। जैसे हमने पढ़ा कि डीएनए कॉपी होता है और कॉपी में कुछ एरर या वेरिएशन आ जाती है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन आ रही है वो कलर वेरिएशन आ रही है। So that there is one beetle that is green in color instead of red. तो वेरिएशन आने की वजह से उस बीटल का कलर ग्रीन हो गया रेड होने की बजाय। दिस बीटल मोर ओवर कैन पास द कलर ऑन टू इट्स प्रोजेनी। और ये वेरिएशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आगे मूव हो जाती है। सो दैट ऑल इट्स प्रोजेनी बीटल्स आर ग्रीन। तो इससे आगे जो भी बीटल्स प्रोड्यूस होंगे वो सभी के सभी ग्रीन होंगे। Crows cannot see green color beetles on the green leaves of the bushes and therefore cannot eat them. अब जो क्रोज हैं जब ये बीटल्स को खाने आएंगे तो ग्रीन बीटल्स को ये नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ग्रीन बीटल्स का जो कलर है वो बशेस के लीव्स के ग्रीन कलर से मैच कर जाएगा। इसीलिए क्रोज को यहाँ पे ये नहीं आइडेंटिफाई होगा कि वो वहां पे लीव्स के ऊपर बैठे हुए बीटल्स हैं, वो उनको भी लीव्स ही अज्यूम करेंगे, लेकिन वो रेड वाले बीटल्स को आसानी से आइडेंटिफाई करके उनको खा सकते हैं। व्हाट हैपेंस देन, फिर क्या होता है? द प्रोजेनी ऑफ ग्रीन बीटल्स इज नॉट ईटन। तो ग्रीन बीटल्स की जो प्रोजेनी है वो ईट अप नहीं होगी, while the progeny of red beetles continues to be eaten। लेकिन जो रेड बीटल्स के बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो लगातार क्रो उनको खाते रहेंगे। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से देर आर मोर एंड मोर ग्रीन beetles देन रेड ones इन द beetle population। तो वहां पर रेड beetles की बजाय ग्रीन beetles ज्यादा होते जाएंगे। वजह साफ है, रेड beetles तो क्रो खाते जाएंगे लेकिन ग्रीन वाले वहां पे सरवाइव कर जाएंगे। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोज यहाँ पे इन बीटल्स को खाएंगे
यहाँ पे इनिशियली रेड वाले ज्यादा है, लेकिन जैसे आप मूव करोगे तो एक स्टेज पे आके सारे रेड वाले बीटल्स एलिमिनेट हो गए, सिर्फ ग्रीन वाले बीटल्स ही बच गए हैं। In the second situation, again a color variation arises during reproduction. दूसरी सिचुएशन में भी कलर में चेंज आ गया है, लेकिन अब जो कलर बनाया है वो कलर कौन सा आया है, ब्लू कलर यहाँ पर बना दिया गया है। But now it results in a beetle that is blue in color instead of red. Red की बजाय कलर कहता है ब्लू हो गया है। This beetle can also pass the color to its progeny so that all its progeny beetles are blue. तो ये बीटल भी अपना जो वेरिएशन है, जो कलर में वेरिएशन आया है, वो उसे आगे पास कर सकता है, यानी कि जो उसके नेक्स्ट प्रोजनी में जितने भी बीटल्स बनेंगे दे विल बी ब्लू इन कलर। Crows can see blue colored beetles in the green leaves of the bushes as well as they can see red ones. अब जो क्रोज हैं वो ब्लू कलर बीटल्स को ग्रीन लीव्स में आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि वो रेड में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन है वो तो ग्रीन कलर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो क्रोज को आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब तो जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर से बहुत डिफरेंट है, तो उनको वो कलर आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा और उनको कोई भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये बीटल्स हैं या लीव्स हैं, एंड देयरफॉर कैन ईट देम, तो इसलिए क्रोस उनको भी खा सकते हैं। व्हाट हैपेंस इनिशियली, स्टार्टिंग में क्या होता है, in the population as it expands there are a few blue beetles. शुरुआत में जैसे जैसे पॉपुलेशन होता है वहां पे थोड़े ब्लू बीटल्स होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ब्लू बीटल्स, सॉरी, जो नंबरिंग है बीटल्स की वो रेड की ज्यादा होगी और ब्लू की कम होगी। बड़ा सिंपल रीजन है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन जो है वो धीरे धीरे आगे पास ऑन हो रहा है, लेकिन जो रेड है वो यहाँ पे मेजोरिटी में रहेगा इनिशियली। In the okay, but at this point an elephant comes by and stamps on the bushes where the beetles live. लेकिन इस पॉइंट पे क्या हाथी आता है और वो क्या करेगा, झाड़ियों के ऊपर अपना पैर रख देगा, कुचल देगा जहां पे बीटल्स रहते हैं। दिस किल्स मोस्ट ऑफ द बीटल्स, इससे क्या होगा, ज्यादातर बीटल्स मर जाएंगे। बाय चांस फ्यू बीटल्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर मोस्टली ब्लू, और ये मान लो कि बाय चांस जो बीटल्स बचे हैं, सर्वाइव कर पाए हैं, वो ज्यादातर ब्लू थे। द बीटल पॉपुलेशन स्लोली एक्सपैंड्स अगेन, तो बीटल की पॉपुलेशन अगेन धीरे धीरे बढ़ेगी। बट नाउ द बीटल्स इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू, लेकिन अब पॉपुलेशन में ज्यादा कलर किसका होगा, ब्लू वालों का, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने कंप्लीटली मान लिया कि सारे रेड वाले मर गए लेकिन अकेले ब्लू वाले सरवाइव कर गए, और ये ब्लू वाले आगे आगे क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करने पर जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और नंबरिंग उनकी इंक्रीज होती जा रही है। It is obvious that in both situations birth started out as a rare variation came to be a common characteristic in the population. तो दोनों सिचुएशन में हमने क्या देखा कि एक रेयर वेरिएशन आया और वो एक कॉमन करेक्टर बन गया पॉपुलेशन में। रेड वाले थे दोनों सिचुएशन में, लेकिन हमने क्या देखा, बाद में फर्स्ट कंडीशन में रेड वाले एलिमिनेट हो गए, कौन से बच गए, ग्रीन वाले। सेकंड सिचुएशन में क्या देखा हमने, रेड वाले एलिमिनेट हो गए लेकिन बच गए ब्लू वाले। इन अदर वर्ड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेड चेंज्ड ओवर जनरेशन, तो इसका मतलब क्या है, एक ट्रेड जिसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लिया गया, उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबरिंग जो है वो जनरेशन के साथ चेंज हो गया। रेड 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 जा रहा था लेकिन एक स्टेज पे ब्लू हो गया, ब्लू बहुत कम था या ग्रीन बहुत कम था, लेकिन टाइम के साथ क्या हो गया, ग्रीन या फिर ब्लू डोमिनेट कर गए और रेड वाला एलिमिनेट ही हो गया, हालांकि वजह अलग अलग थी। Since genes control traits, one can say that frequency of certain genes in a population changed over generation. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रेड्स को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स। तो यानी कि जो कुछ जीन्स की फ्रीक्वेंसी थी एक पॉपुलेशन में वो बदल गई 1 to 1 जनरेशन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीन्स की जो यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हो कि जो वेरिएशन आया जीन में वो आगे 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 उसका नंबरिंग बढ़ता गया, और इस तरीके से बिल्कुल ही डिफरेंट आप लोगों को आगे इनका सिनेरियो दिखाई दिया। दिस इज द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, और यही जो है इवोल्यूशन का एक आइडिया है जो बनाता है। बट देयर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस टू, लेकिन यहाँ पे कुछ दिलचस्प अंतर भी हैं।
इन द टू सिचुएशन, दोनों सिचुएशंस के अंदर। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में द वेरिएशन बिकम कॉमन बिकॉज इट गिव अ सर्वाइवल एडवांटेज। पहले वेरिएशन में क्या हो गया, आपका वेरिएशन कॉमन हो गया क्योंकि उससे जो था उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा था, कलर एडवांटेज था, ग्रीन कलर बशेस के लीव्स के साथ मैच हो गया, इसीलिए जो क्रॉस थे वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इन अदर वर्ड इट वाज नेचुरली सिलेक्टेड, ये नेचुरली अपने आप सिलेक्ट हो गया। मतलब क्या था इसका कि नेचर का कलर जो लीव्स का था वो यहाँ पे ग्रीन हो गया और वो ग्रीन कलर उनके ग्रीन कलर से मैच हो गया। We can see that the natural selection is exerted by the crows। और ये नेचुरल सिलेक्शन किन्होंने की, क्रोस के द्वारा। वो यहाँ पर ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये ग्रीन कलर लीव्स का है और ये ग्रीन कलर बीटल्स का है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन किन्हों के द्वारा हुई है, ये क्रॉस के द्वारा हो रही है। The more crows there are, the more red beetles would be eaten and more the proportion of green beetles in the population would be। तो जितने ज्यादा क्रो आए वो सब रेड को तो खाते रहे, जिससे रेड की नंबरिंग कम होती गई और ग्रीन बीटल्स की जो नंबरिंग है वो लगातार बढ़ती गई और रेड वालों की नंबरिंग लगातार कम होती गई। Thus natural selection is directing evolution in the beetle population। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे निर्देश दे रहा है बीटल की पॉपुलेशन के अंदर जो इवोल्यूशन जो चेंज हुआ है उसे। It results in adaptation in the beetle population to fit their environment better। इससे क्या हुआ, बीटल्स ने अपने आप को वो चेंज लेके आया, वो अपने आप में सुधार लेके आया ताकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अच्छे से फिट हो सके। उन्होंने अपना कलर ग्रीन कर लिया तो उनके जो लीव्स के कलर के साथ वो मैच कर गया, जिससे वो सरवाइव कर पाए और उनकी पॉपुलेशन आगे आगे कंटिन्यू होती रही। इन द सेकंड सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में द कलर चेंज गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज। जो रंग चेंज हुआ उससे कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिला। इंस्टेड इट वाज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ बीटल्स ऑफ वन कलर दैट चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजल्टेंट पॉपुलेशन। बल्कि ये तो एक्सीडेंटल सर्वाइवल था। अब वहां पे रेड बीटल्स भी थे और ब्लू भी थे, बाई चांस रेड वाले मर गए और ब्लू वाले बच गए, तो इससे क्या हो गया कि ब्लू वाले आगे आगे इंक्रीज होते गए। तो मतलब ये तो नहीं था कि हाथी ने सोचा कि मेरे पैर पे सिर्फ रेड वाले ही आएंगे, ब्लू वाले नहीं आने चाहिए। नो, इट वाज एक्सीडेंटल सर्वाइवल, ये बाई चांस था। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे कलर चेंज का तो कोई रोल ही नहीं था, बाई चांस वहां पे सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया ब्लू वालों को। The elephant would not have caused such major havoc in the beetle population if the beetle population had been very large। एलिफेंट ने कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पर मतलब नुकसान नहीं करना था अगर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती। सो एक्सीडेंट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम चीज इन पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन कम है और उनमें अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उससे चेंज की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। इवन इफ गिव दे नो सर्वाइवल एडवांटेज, चाहे वो उनसे कोई उनको सर्वाइवल एडवांटेज ना भी मिलता हो तो भी। दिस इज द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, और इसके हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का आइडिया मिलता है विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन। बिना अपने आप में कोई अडेप्ट किए, बिना अपने आप को ढाले, जिससे मतलब डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब कोई उनको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं कलर का मिला, कोई नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं यहाँ पे गया, सिर्फ बाय चांस था कि उनकी पॉपुलेशन में रेड वाले जो थे वो सारे डाई ऑफ हो गए, लेकिन जो ब्लू वाले थे वो सरवाइव कर गए। नाउ कंसिडर अ थर्ड सिचुएशन, अब तीसरी सिचुएशन की बात करेंगे। इन दिस द बीटल पॉपुलेशन बिगिंस टू एक्सपैंड, बीटल पॉपुलेशन एक्सपैंड फैलने लगी। द bushes स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अ प्लांट डिसीज। जो bushes थी जहां पे वो बीटल्स रह रहे थे उनको मान लो कहते को डिसीज हो गया। द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटल इज रिड्यूस। अब बीटल्स किसको खा रहे थे, पत्तों को, तो पत्तों को तो बीमारी लग गई तो उनका अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। द बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड एज अ रिजल्ट। अब जिससे बीटल्स को जो नरिशमेंट है, जो फूड है वो पुअर मिला। द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बीटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी व्हेन लीव्स वर प्लेंटीफुल।
तो जो उनका वेट था एवरेज बीटल्स का वो कम हो गया, जो कि उनका हुआ करता था जब लीव्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, बीमारी लगी, लीव्स कम हो गई, तो जो खुराक है बीटल्स की वो भी कम हो गई, जिससे उनका वेट कम हो गया। बट देर इज नो जेनेटिक चेंज अकरिंग, लेकिन इससे जीन्स में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि अगर आप पतले या मोटे हो तो उसका जीन्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, एंड अ फ्यू बेटर जनरेशन ऑफ सच स्केर्सिटी, द प्लांट डिसीज इज एलिमिनेटेड। कुछ जनरेशन, कुछ सालों के बाद ये जो प्लांट डिसीज थी वो खत्म हो गई। देर इज a लॉट ऑफ लीफ फूड, और दोबारा से जो पत्तों का पत्ते थे वो बहुत ज्यादा हो गए। एट दिस टाइम व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट द वेट ऑफ द बीटल्स टू बी, तो अब उस टाइम पे जो बीटल्स होंगे उनको खुराक प्रॉपर मिलेगी, तो जिससे उनका वेट अगेन क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो वेट चेंज है वो जीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफर कभी नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बीटल्स हैं, देखिए यहाँ पे डिसीज खुराक की कमी है तो इनका वेट कम हो गया, आगे भी कम हुआ, लेकिन इनके जब टाइम पे इनका मतलब ये प्रोड्यूस हुए तो जो डिसीज थी वो एलिमिनेट हो गई, और आप देख सकते हो उनका वेट दोबारा से इंक्रीज कर गया। तो देर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट इन वेट। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे की किस चीजों से जो है वो वेरिएशन एक आ सकती है, तो इन चीजों से वेरिएशन का कोई रोल नहीं है। देन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, एक्वायर्ड होते हैं जो आप लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर से अचीव करते हो, अपने आसपास के माहौल से देखते हो, और इनहेरिट होता है जो आप लोगों को जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्लो होते हैं। We discussed the idea that germ cells of sexually reproducing population are made in specialized reproductive tissue. हमने ये आइडिया डिस्कस किया है कि जो जर्म सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन होती है, वो उनके स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर बनते हैं। If the weight of the beetle is reduced because of starvation, there will be no change. There will not change the DNA of the germ cell. अगर बीटल का वेट कम हो गया, रिड्यूस हो गया है भूख की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डीएनए बदल जाएगा, उससे उनका जर्म सेल के डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा। Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of a starving beetle. तो इसका मतलब जो लो वेट है वो ये ऐसा ट्रेट नहीं है जिसको आप आगे आगे फॉलो करवा सको, ये तो सिर्फ उसी जनरेशन या फिर जब तक की वो डिसीज थी वहीं तक लिमिटेड रहेगा। Therefore, even if some generations of the beetle are in low in weight because of starvation, this is not an example of evolution. तो ये evolution ही है, अगर कुछ जनरेशन तक भी beetles का weight low चला गया, वो एक एग्जाम्पल evolution का नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के लिए था, जैसे ही लीव्स की बीमारी दूर होगी वो दोबारा से वेट गेन कर लेंगे। तो दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक वेरिएशन दैट इज बिलोंगिंग विद जीन्स। Since the changes is not inherited over generation, तो एक से दो, दो से तीन तक मान लो वेट लो चला भी गया, क्योंकि वहां पे डिसीज थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही लीव्स अपने पुराने उस पे आ गए प्रॉपरली, तो फिर वो दोबारा से वेट गेन हो जाएगा, तो मतलब वेरिएशन खत्म हो गया। तो वेरिएशन अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो जेनेटिक या जीन्स के साथ बिलोंग में था ही नहीं। changes change in non-reproductive tissues cannot be passed on to the DNA of the germ cell. तो जो बदलाव नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में आते हैं उन्हें आप लोग जर्म सेल के डीएनए में पास नहीं कर सकते, आप क्या कोई भी नहीं कर सकता है। Therefore, the experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on its progeny and cannot direct evolution. तो जो एक्सपीरियंस कोई एक बंदा या इंडिविजुअल वो अपनी लाइफ टाइम में अचीव करता है, वो उसको डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पास कर सकता और उससे कोई इवोल्यूशन नहीं आएगा। Consider another example of how an individual cannot pass on to its progeny the experiences of its lifetime. एक और एग्जाम्पल से हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो लाइफ टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक से दूसरी जनरेशन में पास नहीं किए जा सकते। If we breed a group of mice, all their progeny will have tails as expected. अब यहाँ पे चूहों का एक ग्रुप लेकर उनका नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो उनके जितने भी नए बच्चे बनेंगे उन सबके पास टेल्स होंगी, पूंछ होगी। Now, if the tails of these mice are removed by surgery in each generation,
डू दीज टेललेस माइस हैव टेललेस प्रोजेनी। अगर आप इन चूहों की अगर पूंछ को रिमूव कर दें सर्जरी के द्वारा, तो जो इनके आगे नेक्स्ट चूहे बनेंगे तो क्या उनके भी पूंछ नहीं होगी? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं, उनके चूहे होंगे एंड इट मेक्स उनके से पूंछ होगी। इट मेक्स सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ द टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ जर्म सेल ऑफ द माइस। क्योंकि जो पूंछ बनने की इंफॉर्मेशन है वो जर्म सेल के जीन्स के पास है। पूंछ काटने पे आप वो इंफॉर्मेशन थोड़ी चेंज कर रहे हो, तो जो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट चूहे में जानी है वो जाएगी कि यहाँ पे एक टेल बननी जरूरी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली टेल जो है वो वहां पर बन के ही रहेगी और टेल आती ही है। तो यानी कि कटिंग अ टेल विल नॉट डायरेक्ट एनी एवोल्यूशन। उसके बाद आपको चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका कंप्लीट नेम याद रखना है, और इनको एक जो बुक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसका भी आप लोगों को याद रखना है। इससे अलावा इसमें से कुछ भी आपसे नहीं पूछ सकते। दिस इज द रीजन व्हाई द अर्थ idea of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution। यही रीजन है कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स का आइडिया जो हमने अर्लियर डिस्कस किया है वो जानना जरूरी क्यों है इवोल्यूशन को समझने के लिए। Even Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century, could not work out the mechanism। चार्ल्स डार्विन जो कि इवोल्यूशन के आइडिया उन्होंने जो किया था स्पीसीज का नेचुरल सिलेक्शन से 19th सेंचुरी में, वो भी मैकेनिज्म पे काम नहीं कर पाए। इट इज आयरोनिक दैट ही वुड हैव डन सो इफ ही हैड सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हिज ऑस्ट्रेलियन कंटेम्परेरी। उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब जो उन्हीं के मतलब जैसा काम कर रहे थे जॉर्ज मेंडल, वो भी इसी चीज पे इवोल्यूशन या वेरिएशन पे काम कर रहे थे। और अगर उनको उनके एक्सपेरिमेंट्स या उनके आउटपुट्स के बारे में पता लग जाता तो शायद वो भी मतलब इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते। बट देन मेंडल डिड नॉट नोटिस डार्विन्स वर्क एज ए रिलेवेंट टू हिज। लेकिन ये भी बात सच है कि मेंडल ने भी नोटिस नहीं किया था कि डार्विन भी उसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इवोल्यूशन पार्ट जो है वो बेसिकली कट आउट हो चुका है 10th क्लास के अकॉर्डिंगली, बट स्टिल जो बच्चे आगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या जिनको नॉलेज के लिए पढ़ना है उनके लिए ये चीज हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।